हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस दिस वीक श्रृंखला की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा की तिथि धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही है। स्टेट पीसीएस की ही परीक्षाएं नहीं बल्कि यूपीएससी की भी परीक्षा जो है धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है और इसी के मद्देनजर आप सभी अपनी तैयारी को मजबूती से धार दे रहे होंगे। तो चलिए आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि वह कौन कौन से सवाल हैं जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि ये जो सवाल है हम उन खबरों के आधार पर बनाते हैं जो कि हाल फिलहाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना 650 मेगावाट की रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सतलज नदी पर बनाई जा रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है, इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले जान ले कि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है ये कहां पर स्थापित की जा रही है। तो दरअसल अभी हाल ही में कैबिनेट ने रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की मंजूरी दे दी है और यह 850 मेगावाट की रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना होगी। अब यहां पर एक शब्द आता है रन ऑफ रिवर। तो रन ऑफ रिवर परियोजना क्या है? तो दरअसल जैसा कि आप अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहां पर देखिए कि बहुत सारी वादियां हैं जहां पर जल प्रवाहित होता रहता है। तो यानी कि जल जो वादियों में जल प्रवाहित हो रहा है उनके मार्ग में बिना अवरोध डाले, बिना बाधा डाले इस तरह के प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत का उत्पादन किया जाना ही रन ऑफ रिवर परियोजना कहलाता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे बांध भी बनाए जाते हैं। बड़े बांध इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि जो बड़े बांध अगर निर्मित कर दिए जाएंगे तो जो जल का प्रवाह है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा, उसके रास्ते में बाधाएं आएंगी। तो रन ऑफ रिवर परियोजना का यही मतलब होता है कि जो वादियों में जल प्रवाहित हो रहा है उसको बिना बाधा पहुंचाए जल विद्युत का उत्पादन करना ही इस तरह की परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य होता है। और यह जो परियोजना है यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थापित की जा रही है, लेकिन सतलज नदी पर नहीं बल्कि चिनाब नदी पर। और यह मुख्य रूप से अगर देखें तो यह एक ज्वाइंट वेंचर है। तो इसके अंतर्गत देखें यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यह 850 मेगावाट की परियोजना है और यह चिनाब नदी पर स्थापित की जा रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, लिहाजा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह एक ज्वाइंट वेंचर परियोजना है जिसमें 51% और 49% जो इक्विटी शेयर होगा इसमें एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का होगा। ठीक है, और इसको अगले 60 महीने के भीतर चालू कर दिया जाएगा। इसमें 133 मीटर का एक बांध बनाया जाएगा, साथ ही साथ 2 बिजली स्टेशन होंगे जो आपस में सटे होंगे। इस परियोजना की अगर बात करें, इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2013 में रखी गई थी, जून के महीने में। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान इस परियोजना को लेकर के बार बार सवाल खड़े करते रहा है। उसका कहना यह है कि यह परियोजना जो है सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। अब सिंधु जल संधि समझौता क्या था इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। पता है तो, नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करिए जिससे कि आप इसके बारे में भी जान सके। हो सकता है सवाल इससे भी जोड़ करके पूछा जाए, क्योंकि यह जो परियोजना है चिनाब नदी पर बनाई जा रही है, सिंधु जल समझौते को लेकर के उल्लंघन बता रहा है पाकिस्तान। तो जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इस बांध की अगर बनाने की जो अनुमति दी गई थी विश्व बैंक के द्वारा वर्ष अगस्त 2017 में ही दे दी गई थी। तो काफी चर्चित परियोजना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में भी अगर आप जान सके तो पता करिएगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो आपके काम की चीज है वो मैंने बता दी। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कृत्रिम शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, फाइटर प्लेन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल कृत्रिम शब्द की अगर हम बात करें तो यह संस्कृत के शब्द कृत्रिम से लिया गया है और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। दरअसल अभी हाल ही में ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल ने $1 अरब के मूल्यांकन पर $50 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। और यह जो कृत्रिम है यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न बन गया है। कृत्रिम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसका संस्कृत में अर्थ कृत्रिम है
और इसका लक्ष्य जो है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए सुपर कंप्यूटर पारिस्थितिकी तंत्र को डेवलप करना है, उसको बनाना है। साथ ही साथ यह एक बड़ा भाषा मॉडल है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसे 2 ट्रिलियन से अधिक टोकन पर प्रशिक्षित किया गया है। ये टोकन बातचीत में उपयोग किए जाने वाले उपशब्द हैं। तो कुल मिलाकर के यहां से देखिए तो प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। कृत्रिम, ये भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक स्टार्टअप है और अभी हाल ही में यह भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। इसकी वजह से यह चर्चा में है। और इसके संस्थापक की अगर बात करें तो कौन है? ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल, यही इसके इस स्टार्टअप के मालिक है। अगला प्रश्न फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला में विकसित मछली मांस यानी फिश मीट परियोजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शुरू की गई है। परियोजना को शुरू करने के लिए नीट मीट बायोटेक के साथ साझेदारी की गई है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको कूटों का प्रयोग करते हुए बताना है। तो दरअसल मछली के मांस की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अभी हाल ही में कोच्चि में, कहां पर? कोच्चि में। कोच्चि किस स्टेट में है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कोच्चि की एक प्रयोगशाला में मछली मांस से संबंधित, उसके विकास से संबंधित एक परियोजना की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत जो है ICMR प्लस केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू की जा रही है। तो ICMR और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है और इसके लिए CMFRI ने नीट मीट बायोटेक, जो कि संवर्धित मांस की विशेषता वाला एक स्टार्टअप है, इसकी सहायता ली रही है, इसके साथ साझेदारी भी की है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर CSIR दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। और परियोजना की शुरुआत के लिए क्या किया गया है? नीट मीट बायोटेक के साथ साझेदारी की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। दरअसल ये जो मछली मांस है वह किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह से विकसित किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें जो मछली की विशिष्ट कोशिकाएं हैं उनको अलग करके और उन्हें पशु घटक मुक्त माध्यम का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ जो अंतिम उत्पाद होगा इसको पारंपरिक मछली के स्वाद, बनावट और पोषण की नकल करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में, जैसा कि आप सभी को पता है कि मछली की बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, बहुत सारी स्पीसीज है जो कि मानव द्वारा कंज्यूम की जाती है, उपभोग की जाती है। तो शुरुआती चरण में किंगफिश, पोम्फ्रेट और सीर मछली जैसी उच्च मूल्य वाली समुद्री प्रजातियों से सेल आधारित मांस को विकसित करने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहां पर देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर नीट मीट बायोटेक के साथ साझेदारी की गई है। किसने साझेदारी की है? CMFRI। CMFRI का फुल फॉर्म है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान और इसने ICAR के साथ मिलकर के इस परियोजना की शुरुआत की है। कहां पर की है? कोच्चि की एक प्रयोगशाला में। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। प्रश्न फ्रेम किया गया है, अगस्त्यगामा एज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? छिपकलियों की एक नई प्रजाति, मधुमक्खी की एक नई प्रजाति, नीम की एक नई प्रजाति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरअसल अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक छिपकलियों की, छोटी छिपकलियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे अगस्त्यगामा एज नाम दिया गया है। तो यह छिपकलियों की एक नई प्रजाति है। इसकी जो 5 उंगलियां होती है उसमें से एक उंगली छोटी होने की वजह से यह पर्वतारोहण नहीं कर सकते हैं और इसीलिए यह पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। तो कूड़े के ढेर में, पत्तों में ये रहते हैं जो छोटे कीड़ों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या है? छिपकलियों की एक छोटी प्रजाति है। इसे अगस्त्यामा एज या उत्तरी कंगारू के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति का नाम जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली इंडेंजर्ड यानी EDGE कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है। पैर की जो 5वीं उंगली है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि छोटी है और ये सरीसृप खराब पर्वतारोही हैं और इसीलिए यह पेड़ पर अन्य छिपकलियों की तरह नहीं चढ़ पाते हैं और ये अधिकतर स्थलीय होते हैं और घने पत्तों के कूड़ों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। छोटे कीड़ों पर ये डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि उन्हों को कंज्यूम करते हैं। यह इसका चित्र है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस एक मक्खी जनित संक्रमण है। वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस के
ओमनी विरडे परिवार से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है इन कूटों का प्रयोग करते हुए। तो दरअसल अभी हाल ही में इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन फोकल पॉइंट ने WHO को इस बीमारी से चिताया है। इस बीमारी का एक इंसिडेंस देखा गया अर्जेंटीना में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान ले कि यह मच्छर जनित संक्रमण ना हो, मक्खी जनित संक्रमण ना होकर के बल्कि मच्छर जनित संक्रमण है, और इसका जो परिवार है यह ओमनी विरडे परिवार से संबंधित ना होकर के बल्कि टोगा विरडे परिवार से संबंधित है। तो यहां पर देखिए दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसकी सूचना किसके द्वारा दी गई। इसकी सूचना जो है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन नेशनल फोकल पॉइंट द्वारा किसको दी गई, WHO को दी गई, क्योंकि अर्जेंटीना में वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस संक्रमण के एक मानव मामला सामने आया था। तो अब वेस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस जो है टोगा विरडे परिवार से संबंधित है। यह मुख्य रूप से अगर देखें तो ईस्टर्न इक्विन इंसेफ्लाइटिस वायरस और सिंदबिस जैसे वायरस का पुनः संयोजक है। मनुष्यों में संक्रमण का संचरण जो है मच्छरों के माध्यम से होता है, जो वायरस के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। अधिकांश जो संक्रमण होता है वह स्पर्शोन्मुख होता है, और वही दुर्लभ केसेस में मृत्यु के मामले देखे गए हैं या गंभीर परिणाम देखे गए हैं, और साथ ही साथ इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार भी अभी मौजूद नहीं है। तो ये किसके द्वारा होता है, अगर देखें तो इसका जो संक्रमण किया जाता है मच्छरों के द्वारा किया जाता है। मच्छर जनित संक्रमण है, ना कि मक्खी जनित संक्रमण है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्पेंग्लो एक ध्रुवीय घटना है, इसका रंग नीला होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दरअसल अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक पर्वतारोही के द्वारा एक तस्वीर साझा की गई है, और यह तस्वीर जो है एल्पेंग्लो से संबंधित है। एल्पेंग्लो घटना दरअसल एक प्रकाशीय घटना है, और इसमें मुख्य रूप से लाल रंग, गुलाबी रंग, इस तरह के रंग प्रदर्शित होते हैं। तो यहां पर यह ध्रुवीय घटना ना होकर के बल्कि यह एक प्रकाशीय घटना है। अब प्रकाशीय घटना कहां पर हो सकती है, आसमान में हो सकती है, या अगर देखें तो हम जो भी हमारा वायुमंडल है उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्रुवी की अगर हम बात कर ले तो मतलब एक स्पेस स्पेसिफिक हो जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पोल पे ही ध्रुवों पर ही यह घटना घटित होती है। तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रंग की बात करें तो लाल होता है, गुलाबी होता है, या इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन नीला रंग इसमें नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। तो अभी हाल ही में एक तस्वीर साझा की गई है। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, कहां पर भारत में जो हिंदू कुश पर्वतमाला श्रृंखला है उसी के आसपास एल्पेंग्लो घटना से संबंधित एक तस्वीर साझा की गई है। किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात एक अंतरिक्ष यात्री के द्वारा। अब इस घटना की अगर बात करें तो यह एक प्रकाशीय घटना है जो सूर्य के विपरीत क्षितिज के पास एक क्षैतिज लाल चमक के रूप में दिखाई देती है। आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जब सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद वातावरण अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश को परावर्तित या विवर्तित करता है तो इसे एल्पेंग्लो के रूप में जाना जाता है। यह परिभाषा आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाए। इसमें क्या होता है, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद वातावरण अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश को परावर्तित या विवर्तित करता है तो इसे ही एल्पेंग्लो की घटना कहा जाता है। यह एक प्रकाशीय घटना है। यह लाल रंग उत्पन्न करने के अलावा हल्की छाया भी उत्पन्न करता है। यह तब होता है जब सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास सीधी धूप, एयरबॉर्न वर्षा, बर्फ के क्रिस्टल या निचले वायुमंडल में मौजूद कणों से परावर्तित होती है। यहां पर परावर्तित होती है, परावर्तन क्या होता है यह भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि सवाल इससे भी पूछा गया है। तो परावर्तन क्या है, इससे संबंधित कौन से नियम हैं, किसके द्वारा वह नियम दिए गए हैं, इन तमाम पहलुओं पर एक नजर जरूर डाल लीजिएगा। आमतौर पर यह लाल, गुलाबी और नारंगी रंग के बीच होता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर नीले रंग का कोई भी अगर देखें तो कोई भी हमें निशान नहीं मिलते हैं या कोई भी इस तरह का रंग देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है यह भी गलत है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। POEM यानी पोएम 3 का पूरा नाम PSLV ऑर्बिटल एक्सपीरियंस मॉड्यूल 3 है।
पेलोड का समर्थन करने के लिए इसमें बिजली उत्पादन, टेलीकमांड और टेलीमेट्री क्षमताएं हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दरअसल पोएम की अगर पूरे नाम की हम बात करें तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 है। यहां पर एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और इसमें इसके द्वारा जो भी पेलोड ले लिया गया है, पेलोड ले जाया गया है, तो उसको समर्थन करने के लिए इसमें बिजली उत्पादन, टेलीकमांड और टेलीमेट्री क्षमताएं मौजूद हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानते हैं जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती है। तो दरअसल अभी हाल ही में इसरो की बात करें तो उसके अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पोएम 3 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 ने अपने सभी पेलोड उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यानी कि इस पेलोड को जिसके लिए लॉन्च किया गया था, जिसके लिए बनाया गया था, उसने अपने तमाम उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। इसीलिए एक बार सुर्खियों में है और यह स्टेटमेंट जो है इसरो के द्वारा जारी किया गया। यह PSLV C58 रॉकेट के खर्च किए गए PS4 चरण का उपयोग करता है, जिसने इस साल 1 जनवरी को एक्सपोसैट लॉन्च किया था। पोएम 3 ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से 9 पेलोड के साथ उड़ान भरी। यह एक 3 एक्सिस एटीट्यूड कंट्रोल प्लेटफॉर्म है जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से पहले 73 दिनों तक परिक्रमा करता रहेगा। इसमें पेलोड का समर्थन करने के लिए बिजली उत्पादन के लिए टेलीकमांड और टेलीमेट्री क्षमताएं मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये हाल फिलहाल में क्यों खबर में रहा, क्योंकि इसरो ने इस बात की घोषणा की है कि ये जो पोएम 3 है, जिस चीज के लिए इसको बनाया गया है, उसने अपने तमाम उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है और इसमें बिजली उत्पादन के लिए जो है टेलीकमांड, टेलीमेट्री क्षमताएं मौजूद हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लाफिंग गल पक्षी को पहली बार झारखंड राज्य में देखा गया है। यह उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो दरअसल अभी हाल ही में भारतीय राज्य केरल में लाफिंग पक्षी देखा गया है, जो अपनी विशिष्ट आवाज के लिए पहचाना जाता है। जो इसकी आवाज होती है वो बिल्कुल मानव की जैसी हंसी है, बिल्कुल वैसी ही होती है। और यह उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है सही है, पहला कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसे झारखंड में नहीं बल्कि केरल में देखा गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो ये हाल ही में उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी पक्षी लाफिंग गल भारतीय राज्य केरल के कासरगोड जिले के चित्तारी मुहाने पर देश में पहली बार देखा गया है। यह अपनी अनोखी मानव जैसी हंसी की आवाजों के लिए जाना जाता है। इस पक्षी का ऊपरी हिस्सा काला होता है, अगर आप देखें तो ब्लैक होता है। इसके पैर काले रंग के और चोंच लंबी झुकी हुई होती है। चोंच इसकी देखिए लंबी झुकी हुई है। पैर इसके अगर देखें तो पैर इसमें लंबे हैं। इसके सिर के पिछले हिस्से पर गहरा धब्बा भी होता है और IUCN द्वारा इसे लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो ये इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें रही, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। पैर जो है यहाँ पर काले और चोंच जो है लंबी झुकी, इसकी यह पहचान है। और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है यह काला होता है। आप चित्र में बिल्कुल देख करके पहचान सकते हैं यदि यह आपके सामने आ जाए तो। और इसे अभी हाल ही में भारतीय राज्य केरल के कासरगोड जिले में पहली बार देखा गया है। चलिए, तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनसैट 3DS उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसरो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनसैट 3DS का जो संबंध है वह इसरो से है। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो हमें जानना चाहिए, थोड़ा सा इन पर नजर डालते हैं। तो दरअसल अभी हाल ही में इसरो के अनुसार इनसैट 3DS उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करने के लिए रवाना कर दिया गया है और संभवतः अगले महीना इसे GSLV F-15 से लॉन्च करने की संभावना जताई जा रही है। इनसैट 3DS की बात करें तो यह मुख्य रूप से मौसम संबंधी जो भी आपदा चेतावनी है उसके लिए डिजाइन किया गया है। यह इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम संबंधी उपग्रह है। इसे आपदा चेतावनी के लिए, मौसम संबंधी अवलोकन, भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अत्याधुनिक पेलोड, 6 चैनल इमेजर, 19 चैनल साउंडर, मौसम विज्ञान पेलोड, संचार पेलोड और डेटा रिले ट्रांसपोंडर शामिल है। तो कौन कौन क्या क्या इसके अंतर्गत शामिल है ये चीज आप देख ही सकते हैं। मुख्य तौर पर इसे किस लिए
डिजाइन किया गया है। तो मौसम संबंधी यह उपग्रह है जो कि आपदा चेतावनी के लिए कार्य करेगा। तो इसकी संभावना ऐसी जताई जा रही है कि GSLV F-14 के द्वारा इसे अगले महीने में लॉन्च कर दिया जाए, इसलिए ये हाल फिलहाल में खबर में है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और अंत में आप सभी से एक अनुरोध कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी PCS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दृष्टि PCS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप सभी तक लगातार मिलती रहें, जिससे कि आगामी परीक्षा में कोई भी सवाल आपसे छूटने ना पाए। तो मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।